Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Once again, your friend Sanjana Simon is back on her YouTube page. आज इस वीडियो को बनाने का एक स्पेशल मकसद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मैं लाइव आई थी, एक टॉक शो था, एक ई व्याख्यान था हिंदी भाषा में, जो कि सेंट जेवियर्स महाविद्यालय गोवा की तरफ से ऑर्गेनाइज था, जिसमें कि मुझे स्पोक पर्सन बनाया गया था, कह सकते हैं मुख्य वक्ता बनाया गया था। और मुझे लाइव बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे महाविद्यालय के और विद्यालयों के शिक्षकों ने और बच्चों ने मुझे लाइव सुना। मेरे को टॉपिक दिया गया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो शोध कार्य हो रहे हैं, जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसके बारे में बात करनी थी मुझे। तो क्योंकि मैं उस प्रोग्राम के लिए लाइव आई थी, तैयार हुई थी, तो मुझे लगा कि मेरे को अपने ट्रांस बहनों के लिए, अपने यूट्यूब के प्रशंसकों के लिए भी एक वीडियो बनाना चाहिए। और मैंने आज ये एक साड़ी वेयर करी है। ये मेरी मम्मा की फेवरेट साड़ी है। मेरी मम्मा क्योंकि स्कूल में एक अध्यापिका रही हैं काफ़ी सालों तक, अब तो रिटायर हो गई हैं, तो मम्मा के पास में बहुत प्यारी प्यारी साड़ीज़ का कलेक्शन है। तो मम्मा ने मुझे साड़ियाँ गिफ्ट करी जब मेरी सर्जरी हो गई थी। और मैं सर्जरी के बाद जब फर्स्ट टाइम अपने घर पे गई थी, तो मुझे ध्यान है मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। और ज्वेलरी तो वो पहले ही दे चुकी थी अपनी, मतलब मेरी सर्जरी से पहले मेरी मम्मा ने अपना सारा ज्वेलरी और जो मेरे लिए जोड़ रखा था वो सब कुछ मेरे हैंड ओवर कर दिया था। और उसके बाद में जब मेरी सर्जरी हो गई तो मम्मा ने बहुत सारे और गिफ्ट्स दिए मुझे किचन का बहुत सारा आइटम दिया, पूरी क्रॉकरी दी मुझे। और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे शॉल्स दिए, कार्डिगन्स दिए, साड़ियाँ दी। और ऐसा कह सकते हैं कि जो एक माँ है वो अपने बच्चे को हमेशा एक्सेप्ट करती है। और जब मम्मा ने देखा कि हाँ, मेरी बच्ची पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है और समाज में एक इज्जत की ज़िंदगी जी रही है, तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन उपहारों के रूप में। तो ये साड़ी मेरी मम्मा की साड़ी है। कभी मेरी मम्मा जब स्कूल में पढ़ाती थी तो ये साड़ी पहनती थी, और आज मैंने साड़ी पहनी है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, अपनी माँ को महसूस कर सकती हूँ अपने अंदर। बेशक मेरी मम्मा इस समय बरेली में है और मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि काम ऐसा है, हमें अलग रहना पड़ता है। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, लेकिन सच में इस साड़ी को पहन के मैं मम्मा को महसूस कर रही हूँ और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि माँ शब्द का मतलब ही है भावना। बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। मम्मा को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब जब जन्म लूँ आप मेरी माँ बने। बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप मेरी मम्मा हैं। मम्मा को कोटि कोटि नमन। खैर ट्रांस है तो इमोशंस तो आ ही जाते हैं। फिलहाल मैंने जो टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा गई थी, 2-3 दिन पहले, कल रात में लौट के आई हूँ दिल्ली। तो आगरा पे मैंने अपनी एक जर्नी के ऊपर, टूर के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे मेरी एक बहन ने मुझे एक क्वेश्चन किया है कि दीदी पेरिटोनियम सर्जरी जो आजकल चल रही है उसके बारे में मैं बात करूँ। तो मैं बताना चाहूँगी टाइप ऑफ विजाइनोप्लास्टी, सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के अंतर्गत मेल टू फीमेल कैटेगरी में। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल और सबसे ओल्ड सर्जरी है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक जेंडर करेक्शन सर्जरी होती है, जिसमें कि आपके जो पिनाइल स्किन होती है और आपके जो टेस्टिकल्स की स्किन होती है, उसको उस उस स्किन से जो होता है वो आउटर विजाइना का लुक दिया जाता है। लेकिन आपके पास में ग्रेविटी नहीं होती है विजाइना में, इसलिए आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्जरी है और बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल सर्जरी भी है, जिसको कि बहुत सारी वो बहनें करवाती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और जो लाइफ सेविंग मीन्स लाइफ रिस्क वाली सर्जरी से डरती हैं।
क्योंकि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी में कुछ सर्जरीज जो है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा यू नो चैलेंजिंग होती है, तो लोग उसको नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक पार्ट है ट्रांस कम्युनिटी में, जो कि उस ट्रेडिशनल सर्जरीज को करवाता है। और जो दो सर्जरियाँ या 3 सर्जरियाँ और बची हैं, वो है आपकी कंप्लीट सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, जिसमें कि आप इंटरकोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली सर्जरी जो इस कैटेगरी में आती है दैट इज़ पिनाइल इन्वर्जन सर्जरी। पिनाइल इन्वर्जन सर्जरी जो है वो आपको 1.5 लाख से 1,75,000 के बजट में अवेलेबल मिलती हैं इंडियन सर्जन्स की हॉस्पिटल्स में। पिनाइल इन्वर्जन में क्या करते हैं कि आपका जो पिनाइल स्किन होता है, जितना आपका पेनिस का साइज होता है उतने साइज की आपको ग्रेविटी मिलती है विजाइना में, और आपको कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका अपना बॉडी पार्ट होता है, तो आपको सेंसेशन भी उस पर रहता है। तो एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत कम खर्चीली है, इसमें आपको कोई लाइफ डेंजर वाली बात नहीं होती है, आप बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का कोई पार्ट, कोई मेजर पार्ट जो होता है वो रिमूव नहीं करा जाता है या फिर उसको हटाया नहीं जाता है, बस आपके खुद के ही पेनिस को रिवर्स करके विजाइनल ग्रेविटी बनाई जाती है, और आपका पूरा का पूरा अंग एज इट इज़ ही रहता है। और बेनिफिट इसके यही है। और जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अमूमन 5 इंचेस तक ग्रेविटी रहती होगी। और उसके अलावा इसमें सेल्फ लुब्रिकेंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, आपको आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ में जो पिनाइल इन्वर्जन होता है उसमें कभी कभी विजाइना के अंदर प्यूबिक हेयर भी आ जाते हैं, क्योंकि आपकी पिनाइल स्किन ली जाती है, आपकी स्क्रॉटम की स्किन ली जाती है, तो वो सब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि बहुत सी मुश्किल हो जाती है। और बहुत जल्दी जो होता है, सुनते हैं, मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि जो पिनाइल इन्वर्जन होता है वो उसके अंदर जो स्किन होती है, वजाइना के अंदर की स्किन बहुत जल्दी आपस में चिपकने लग जाती है, तो जो ग्रेविटी होती है बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये होता है पिनाइल इन्वर्जन, जो कि ये भी बहुत ट्रेडिशनली ओल्ड सर्जरी है, काफ़ी समय से होती आई है। इसके अलावा एक सर्जरी वो है जो कि मैंने करवाई है, और मुझसे पहले बहुत सारे ट्रांस लोगों ने भी करवाई है। उसको बोलते हैं कोलन सिग्मॉइड सर्जरी, कोलन सिग्मॉइड जेंडर करेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता होता है कि इसमें कोलन को कट करके आपके विजाइना की ग्रेविटी को बनाया जाता है। और आपकी विजाइनल ग्रेविटी जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, या उसकी लेंथ इतनी अच्छी होती है कि आगे आपको कोई परेशानी नहीं आती है। तो बेसिकली जो होता है कि आपका जो आउटर शेप होता है विजाइना का, वो बनता है आपके जो जिसको हम बोलते हैं कि विजाइना लिबिया माइनरा और मेजोरा। तो ये जो होता है ये आपके जो पिनाइल की स्किन होती है, और जो आपके टेस्टिकल्स जिस पाउच में होते हैं उसकी जो स्किन होती है, पाउच के स्किन से जो होता है आपके लिबिया माइनरा और मेजोरा बनाए जाते हैं, जो कि आउटर लिप्स कहलाते हैं विजाइना के। और आपके जो पिनाइल की स्किन होती है उसको रिवर्स करके आपकी विजाइनल ग्रेविटी बनाई जाती है, और उसमें कोलन का एक पार्ट लेके उस ग्रेविटी को आगे इंक्रीज करा जाता है। और जैसे कि कोलन के बेनिफिट्स जो होते हैं, जो बॉडी में कोलन बनाया है भगवान ने, तो जो काम कोलन करता है सेम वही काम कोलन जो होता है आपकी विजाइना में करता है। सिग्मॉइड सर्जरी जो होती है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसकी डेप्थ। इसमें तकरीबन आपको 12 इंचेस तक की डेप्थ मिलती है, जो कि अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन, ठीक है। सेकेंड, इसमें आपको इतना डायलिटेशन नहीं करना पड़ता है। अगर आप 6 मंथ रेगुलर डायलिटर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि फिर आप महीने में 3-4 बार ही कर सकते हैं। मुझे अभी 6 मंथ हुए हैं, जस्ट अभी कंप्लीट हुए कुछ दिन पहले ही, और मैंने शायद 4 महीने रेगुलर डायलिटेशन किया था। उसके बाद मैंने डायलिटेशन को बहुत कम कर दिया था, कभी 15 दिन में 20 दिन में एक बार करती थी, और अभी तो मेरे को महीने भर भी गैप हो जाता है, लेकिन टचवुड अभी तक ऐसी कोई परेशानी मुझे महसूस नहीं हुई है। मैं जब भी डायलिटेशन करती हूँ तो मेरी ग्रेविटी और जो डेप्थ है वो उतनी ही है
जितनी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब डायलिटेशन किया होगा तो मुझे महसूस हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसमें डायलिटेशन बहुत कम करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि ये सेल्फ लुब्रिकेंट है। आप मतलब जब इंटरकोर्स में होते हैं, आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आपकी विजाइना जो होती है वो एक नेचुरल वुमेन के समान लुब्रिकेंट हो जाती है। सेल्फ लुब्रिकेंट उसमें होता है। और ऑर्गेज़म की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो यस, कोलन विजाइनोप्लास्टी, सिग्मॉइड विजाइनोप्लास्टी में ऑर्गेज़म बहुत आप फील करते हैं। वो जो सेंसेशन होता है, वो जो फीलिंग होती है, वो मैं कहूँगी शायद 100% वैसे ही होती है जैसे कि सर्जरी से पहले थी। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आप बहुत ही सक्सेसफुली इंटरकोर्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकती हैं। बिग थम्स फॉर इट। इसके अलावा इस सर्जरी में आपके जैसे कि लोग बोलते थे कि बहुत स्मेल आती है, इस गंदा सा लगता है, पानी गिरता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी प्रकार का लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता है। शुरू के 1 मंथ आपको कुछ जेली टाइप का होता है जो डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। और आपको स्मेल की तो बात ही मत करिए, मतलब बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है कि कोई स्मेल आती होगी विजाइना से। बस कंडीशन ये कि आप जितनी बार वॉशरूम जाते हैं आपको उतनी बार अच्छे से अपने को क्लीन करना चाहिए, जो कि हाइजीनिक भी है और जो कि नॉर्मल गर्ल्स भी करती हैं। अगर आप हर बार अपने आप को अच्छे से फ्रेश वाटर से क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा किसी इंसान को। और जाते हुए आउटर लुक की बात, तो जो सिग्मॉइड कोलन विजाइनोप्लास्टी होती है उसका आउटर लुक मार्वलस होता है, बहुत ही अच्छा लुक होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक ओरिजिनल विजाइना है, लगता ही नहीं कि डॉक्टर ने कंस्ट्रक्ट करी है। तो उसके लिए भी बिग थम्स अप करती हूँ मैं। जो आपकी विजाइना के ऊपर जो आपके सर्जरी के बाद जो टाकों के निशान होते हैं, तो वो जो निशान है वो आपके ज़रूर दिखते हैं, दोनों साइड में दिखते हैं और डाउन साइड में दिखते हैं। ऐसे करके कुछ आते हैं, ऐसे करके, और फिर यहाँ नीचे की तरफ। तो इस इतने हिस्से में आपके टाकों के निशान होते हैं, जो कि मुझे लगता है शायद कोई बहुत माइन्यूटली, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब रिसर्च करके देखेगा तब दिखेंगे, अदरवाइज नहीं पता चलते हैं। मतलब मेरे तो पता नहीं चलते, फिलहाल मैं दूसरों की नहीं जानती। अगर आप केयर करते हैं, शुरू के 3 महीने 4 महीने आप केयर करते हैं, स्कार क्रीम लगाते हैं और उसमें अच्छे से आप क्लीन रखते हैं, तो वो मार्क्स जो होते हैं वो बहुत हद तक इतने लाइट हो जाते हैं कि वो नहीं दिखते हैं। और कोलन वजाइनोप्लास्टी में टचअप भी होता है, टचअप सर्जरी भी होती है, और 6 महीने के बाद डॉक्टर्स टचअप सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं करवाई है और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है कि मैं उसको करवाऊँ। शायद भविष्य में भी मैं नहीं करवाऊँगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं बेनिफिट में गिनती हूँ। और साथ ही साथ में सिग्मॉइड कोलन सर्जरी की कॉस्ट जो है वो इंडिया में डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक क्लिनिक प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली में 4.5 लाख हो गई है। मेरे टाइम पे मतलब अप्रैल मंथ में ये 3.5 लाख थी, लेकिन अब ये इंक्रीज होके 4.5 लाख में हो गई है। जो मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँगी, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी कोलन कटती है, आपकी बड़ी आंत को काट के ग्रेविटी बनाई जाती है। तो बड़ी आंत का कटना अपने आप में एक बहुत ही रिस्की, बहुत ही लाइफ डेंजर सर्जरी हो जाती है और बहुत चैलेंजिंग होती है। तो इसलिए ये एक ड्रॉबैक है कि आपकी बड़ी आंत को काटा जाता है। आपको सर्जरी के बाद में वेट इंक्रीज हो जाता है। मेरा 4 महीने के बाद से वेट इंक्रीज जो होना शुरू हुआ है, तभी 6 महीने हुए हैं और मैं अच्छी खासी, मतलब मुझे लगता है मैंने वेट इंक्रीज कर लिया है। आई थिंक सो जब सर्जरी के टाइम मेरा वेट, मेरा BMI कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा वेट 62 होना था, तो मेरा 62 हो चुका था। तो 62 से लेके अभी रिसेंटली मैंने अपना वेट मेज़र किया था, तो ये 70 प्लस चला गया है। आप समझ सकते हैं कि मतलब 10 kg वेट एकदम आपका बढ़ता है, तो आपकी बॉडी को ये बहुत बड़ा एक झटका होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, आपको गैस की समस्या हो जाती है। आपका गैस जो होता है, मतलब कि आप कुछ खाते हैं तो आपको बहुत गैस बनती है और आपको
गैस की समस्या हो जाती है इसमें। इसके अलावा अपच नहीं होती है, कोई ऐसे बदहजमी सी नहीं होती है, कुछ ऐसा नहीं होता है। आप आराम से डाइट खाइए, आराम से सॉलिड डाइट लीजिए। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो चिकन भी खाती हूँ, रेड मीट भी खाती हूँ, फिश भी खाती हूँ, तो मुझे पचाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है और स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी प्रकार की कोई ऐसी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या नहीं होती है। मतलब स्टमक बिल्कुल हेल्दी है, एपेटाइट बिल्कुल हेल्दी है और उसका जो पाचन क्रिया है वो भी बहुत ही अच्छे से है, हेल्दी है। जो ओनली ड्रॉबैक है कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके अलावा मैं अगर ड्रॉबैक्स में गिनती हूँ तो मुझे लगता है शायद यही दो ड्रॉबैक्स है जो कि मैं मेजर ड्रॉबैक्स में गिनूंगी। अदरवाइज फ़ायदे ही फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। इन दोनों चीज़ों पे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आप तला भुना मसाला नॉनवेज थोड़ा सा कम खाइए तो आपको गैस की समस्या से भी निजात मिल सकती है और साथ ही साथ में अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो आप अपने फैट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात रही पेरिटोनियल, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बाहर दूसरे देशों में चलती थी, लेकिन अभी हमारे इंडिया में भी डॉक्टर्स इसको परफॉर्म करने लग गए हैं। तो और सर नरेंद्र कौशिक के यहाँ तो इस समय ये सर्जरी बहुत डिमांड में है। तो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ये सर्जरी जो आई है, इस सर्जरी का क्या इम्पैक्ट है। तो बताना चाहूँगी, पेरिटोनियल जो विजाइनोप्लास्टी है वो आपके पेट में, आपके पेट के इधर ऊपर की तरफ नेवल के नीचे और आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको पेरिटोनियल फ्लैप के नाम से जानते हैं। इसके इन टिश्यूज की हेल्प से आपकी विजाइना की ग्रेविटी बनाई जाती है। आपका कोलन कट नहीं होता है, बल्कि आपके पेरिटोनियल फ्लैप में से टिश्यूज लिए जाते हैं और उससे आपकी विजाइना की ग्रेविटी को इंक्रीज करा जाता है। आपको कम टाइम की सर्जरी होती है और कम पैसों की सर्जरी होती है, कम रिस्की होती है और मैं कहूँगी कि उसके अलावा सारी फ़ायदे तो बिल्कुल जैसे सिग्मॉइड के होते हैं वैसे इसमें भी है आपके। मेरी कुछ अभी फ्रेंड्स ने भी करवाया है पेरिटोनियल, तो उन्होंने भी मुझे उसके रिजल्ट्स बताए हैं। तो मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, एक एक करके बताऊँगी मैं आपको। सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि पेरिटोनियल का है, यह आपकी कम रिस्की होती है और इन कंपैरेटिव अगर हम देखते हैं सिग्मॉइड से तो सस्ती भी होती है। 3.5 लाख रुपीज़ में आपको सर्जरी अवेलेबल है। आप 3.5 लाख रुपीज़ में सर्जरी करा सकते हैं। आपको बीएमआई की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपके स्टमक के ऊपर फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके टिश्यूज़ लिए जाएंगे तो आपका स्टमक जितना लीन होगा, जितना फैट नहीं होगा उसमें, उतना आसानी से टिश्यूज़ डॉक्टर्स कट करके ले लेंगे। उसके बाद में सेल्फ लुब्रिकेंट होती है, क्योंकि आपके जो टिश्यूज़ है बॉडी के, स्पेशली जो पेरिटोनियल टिश्यूज़ होते हैं, वो आपके बॉडी को खुद ब खुद मॉइस्चर देते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी जो विजाइना है वो सेल्फ लुब्रिकेंट रहेगी हमेशा। जहाँ तक रही डेप्थ की बात, तो सिग्मॉइड में डेप्थ थी 12 इंचेस और यहाँ पे डेप्थ जो होती है वो 8 to 9 इंचेस रहती है। तो ये थोड़ा एक डेप्थ का अंतर है, लेकिन मुझे लगता है 8 और 9 इंचेस भी मोर देन सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो डेप्थ भी हो गई। उसके बाद में आउटर लुक जो होता है वो बिल्कुल जैसे कोलन सिग्मॉइड का होता है, बिल्कुल वैसा ही पेरिटोनियल सर्जरी का होता है। आउटर लुक बहुत खूबसूरत आता है और उसमें भी टचअप की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ट्रांस बहनें अपने विजाइनल आउटर लुक से हैप्पी नहीं होती हैं, तो वो एक टचअप करवा लेती हैं। अमूमन 99% करवाती ही हैं, ठीक है, जिसमें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें आपको सिर्फ एनेस्थीसिया के डॉक्टर का पेमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज जो आपके सर्जन होते हैं वो टचअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो उसके अलावा जो पेरिटोनियल में आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आप 3 या 4 दिन जैसे आपको यूरिन पास होती है और आप कुछ खाना शुरू करते हैं, आपको गैस पास होती है, यूरिन पास होती है, आप कुछ खाना शुरू करते हैं, उसके तुरंत बाद आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। आप 3-5 दिन के अंदर अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद आप हल्का हल्का खाना जैसे नॉर्मल सर्जरी के बाद इंसान खाता है, खिचड़ी, दलिया या फिर दूध, इस तरीके के खाना आप ले सकते हैं
और विद इन आई थिंक सो 10 to 15 डेज आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, सिंपल नॉर्मल डाइट में आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ मैं पूरे पूरे 10 में से 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि सिग्मॉइड में हम कम से कम 40 डेज तक, कम से कम 40 दिन या 1 महीना हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। अन्न का एक दाना भी हम नहीं खा पाते, क्योंकि हमारा कोलन कट होता है, उस बड़ी आंत को काटा जाता है, जिस वजह से कि हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है। और उस समय जो हालत होती है वो इतनी खराब होती है, आप बिल्कुल मरणासन स्थिति में होते हैं। एक तो आपको सर्जरी से पहले बीएमआई के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है। फिर सर्जरी के बाद में इतना आप वीक हो जाते हैं, इतना ब्लड लॉस हो जाता है आपका। और जब रिकवरी के 40 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो उन दिनों में आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। आपको सूप देना है, आपको दूध पीना है, नारियल पानी पीना है, प्रोटीन एक्स लेना है, ग्लूकॉन डी लेना है, लस्सी छाछ लेना है, बस यही सब आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये तब बहुत अच्छा है कि अगर आपको केयर करने के लिए कोई एक इंसान हमेशा अवेलेबल है, तो आपकी वो रिकवरी अच्छी हो जाती है कि भाई आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लिक्विड डाइट मिल रही है। अदरवाइज सिग्मॉइड में बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में डाइट में। हम 40 डेज के बाद खाते हैं और तकरीबन 2-3 महीने के बाद नॉर्मल हो पाते हैं। और पेरिटोनियल में आप 15 दिन के बाद में नॉर्मल डाइट शुरू कर दीजिए, 5 दिन के बाद में आप नॉर्मल दलिया खिचड़ी शुरू कर दीजिए, तो आपको रिकवरी रेट अच्छा हो जाता है। रिस्क भी देखा जाए तो पेरिटोनियल में कम है, क्योंकि आपके टिश्यूज लेते हैं आउटर स्टमक के, जो कि सेफ है अपने आप में, बनस्पत कोलन कट करने के। कोलन को कट करना और उसको फैट में से निकाल के उसको यूज़ करना, और फिर जो आपका बचा हुआ कोलन होता है उसको वापस से वहाँ पे एडजॉइंट करना, और इस कोलन से जो कि काटा गया है, इससे आपके विजाइना की ग्रेविटी को बना के उसमें उसी सेंसेशन को दोबारा से रखना, मतलब उसमें ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं कोलन सिग्मॉइड सर्जरी के दौरान। स्मेल उसमें भी नहीं आती है, डिस्चार्ज ऐसा कुछ खास पेरिटोनियल में भी नहीं होता है, जो स्टार्टिंग के डिस्चार्ज के दिन होते हैं वही होता है, उस अदरवाइज कोई ऐसा खास डिस्चार्ज स्पेशल सा नहीं होता है। सस्ती भी है, 3.5 लाख में आपको मिल जाती है सर्जरी। और शेप की बात तो मैंने कर ली, स्मेल की बात भी कर ली, ग्रेविटी की कर ली। और हाँ, जो आपको डायलिटेशन करना होता है, तो वो सेम एज कोलन सिग्मॉइड विजाइनोप्लास्टी के समान है। आप 6 मंथ तक अच्छे से अपना डायलिटेशन कीजिए, उसके बाद में आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर ओन टाइम स्केड्यूल, कितना आप निकाल सकते हैं टाइम अपने लिए, तो वो भी चलता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं अगर कंपेयर करूँ पेनाइल इन्वर्जन और कोलन सिग्मॉइड विजाइनोप्लास्टी और पेरिटोनियल विजाइनोप्लास्टी, इन तीनों में कंपेयर करती हूँ, तो मैं पेनाइल को तो खैर कोई मार्क्स नहीं दूंगी। कोलन विजाइनोप्लास्टी को मैं बिग वाला थम्स अप करूंगी, क्योंकि मैंने करवाई है और मैं क्योंकि बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, एक अच्छी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 2-3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ओवरवेट हो रही हूँ उसको छोड़ दूँ, और वो जो स्टार्टिंग के 40 डेज थे उसमें जो तकलीफ हुई है उसको छोड़ दूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कोलन बहुत अच्छी है, कोलन वजाइनोप्लास्टी बहुत अच्छी है। बिल्कुल नेचुरली फीमेल के समान हम फील करते हैं, लुब्रिकेंट हो, सेंसेशन हो, ऑर्गेज्म हो, हर चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, अब जहाँ तक पेरिटोनियल की बात, तो क्योंकि मैंने करवाई नहीं है, सिर्फ सुनी है, पढ़ा है, या लोगों से रिसर्च करके पता करा है मैंने, डॉक्टर से स्पेशली, तो मुझे मालूम चला है कि जो पेरिटोनियल है वो भी इक्वली गुड है और कम पैसों में होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फाइनेंशियल भी मैटर करता है, और साथ ही साथ में ये कह सकते हैं आप कि अगर मैं 10 में से 9 नंबर सिग्मॉइड को दूंगी, तो मैं शायद 10 में से 8.5 जो है वो पेरिटोनियल को दूंगी। और अभी दूंगी क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फीडबैक लोगों के नहीं आए हैं। जैसे जैसे फीडबैक और आने लग जाएंगे लोगों के, तो पता चलेगा कि हाँ विच सर्जरी इज़ बेटर, कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन अभी अगर आपके पास में कम बजट है और आप जल्दी से रिकवर होकर अपने वर्किंग प्लेस पे लौटना चाहते हैं, तो गो फॉर पेरिटोनियल। और अगर आपके पास में अच्छा बजट है, आपकी सेवा करने के लिए अटेंडेंट है, तो मस्ट गो फॉर कोलन विजाइनोप्लास्टी।
ठीक है। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था, इसमें कोई भी बात मैंने मनगढ़ंत नहीं बोली है, कोई भी बात किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोली है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी अस्पताल का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं के एम्बेसडर नहीं हूँ, ना ही मुझे इस बात से कोई फ़ायदा होगा कि आप कोलन करवाइए, पेरिटोनियल करवाए। हाँ, जो सच है, जो मैंने सुना है, जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने अब तक लोगों के फीडबैक्स और अपना खुद का सेल्फ अनुभव जो मेरा रहा है, सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगी कि कोलन वजाइनोप्लास्टी बेस्ट है। 10 में से आप 9 नंबर ले लीजिए आँख बंद करके। और जो पेरिटोनियल है उसको मैं भी 8 या 8.5 दूंगी, क्योंकि उसका मैं सुन रही हूँ कि अच्छा है, अभी इतना रिजल्ट आई नहीं है। जो मेरी फ्रेंड ने अभी करवाया भी है, तो वो मुझे बोलती है कि मुझे टचअप की ज़रूरत पड़ेगी, पक्का पड़ेगी, मुझे टचअप करवाना है। इसका मतलब ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मुझे टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको पड़ रही है, इसका मतलब वन ड्रॉबैक। सेकेंड, उसका जो हीलिंग रेट था वो बहुत डाउन था, उसको हीलिंग में प्रॉब्लम हुई, उसके टाँके भी कहीं कहीं से पक रहे थे। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफ़र करती हैं, हो सकता है शायद कुछ ऐसा टेक्निकल रहा हो। तो मैं तो यही कहूँगी, फ़िलहाल अगर आपका बजट है और आपको अटेंडेंट है, आपके घर में सपोर्ट कर रहे हैं लोग, आप कर सकते हैं, वो 1.5-2 महीना आप परेशानी का झेल सकते हैं, तो आप कोलन ही करवाइएगा, कोलन वैजाइनोप्लास्टी करवाइए। आपके पास बजट कम है और आप कहीं जॉब करते हैं, इतनी छुट्टी आपको नहीं मिल सकती है, और आप करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से पेरिटोनियल करवाइएगा, कोई रिस्क मत लीजिए। पेरिटोनियल बहुत सेफ है, उसमें आपका कोलन कट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। पेट के टिश्यूज़ लिए जाएंगे जो कि बहुत ही सेफ है, और ग्रेविटी भी रहती है, लुब्रिकेंट भी रहता है, कोई स्मेल भी नहीं आती है, ऐसी बैड स्मेल भी नहीं है, और हर चीज़ अच्छी है। तो डिपेंड करता है आपके अपने बजट के ऊपर, और आपके अपने आप कितने चैलेंजिंग है, आप कितना चैलेंज बेयर कर सकते हैं। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ में मैं आज की वीडियो को विराम देती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, और कमेंट सेक्शन में बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। मेरी मम्मा की साड़ी है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ, और प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आप